जन्नत के पत्ते बाब नंबर 13। एक जोरदार टक्कर ने उसे सड़क के एक जानिब लढ़ा दिया। वलीद की गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। वो औंधे मुंह नीचे गिरी थी। दायां घुटना दायां पांव बहुत जोर से सीढ़ियों से टकराया था। वो शायद सीढ़ियों पे गिर गई थी। पूरा दिमाग लम्हे भर को शल सा हो गया था। अम्मी, वो दर से कर रही, होंठ और ठोड़ी पे जलन सी हो रही थी। बदवक्त उसने सीधे होना चाहा, साथ ही नकाब खींचकर उतारा। होंठ फट गया था और उसमें से खून निकल रहा था। हयाबाजी कोई दूर कहीं उसे पुकार रहा था। अपना दुखता सर सहलाते हुए वो बेमुश्किल उठ बैठी। वलीद ने उसे गाड़ी तले दे दिया था क्या, मगर वो टक्कर खाकर सड़क की एक तरफ गिर गई थी। सोचती रही। उसे कंधे पे शदीद दर्द महसूस हो रहा था। किसी ने शायद उसे कंधे से पकड़कर दाएं जानिब धक्का दिया था। धीरे धीरे बेदार होते हवासों के साथ उसने गर्दन मोड़ी। जफर दूर से भागता आ रहा था। वलीद की गाड़ी कहीं नहीं थी। पार्किंग एरिया में अंधेरा छा रहा था और तब उसकी निगाह रोश पे पड़ी जहां से अभी अभी वलीद की गाड़ी गुजर गई थी। सिर्फ एक लम्हा लगा उसके दिमाग सामने नजर आते मंजर को समझने में, और दूसरे ही पल उसकी सारी तमन्नाई जैसे वापस आ गई। वो बदहवास सी होकर उठी। ताया अब्बा कदर लंगड़ा कर चलती वो उन तक पहुंची। वो जमीन पे गिरे हुए थे। उनको चोट किस तरह से लगी थी वो नहीं जानती थी, मगर उनका सर फट गया था और पेशानी से सुर्ख खून उबल रहा था। वो नीमो आंखों से कर रहे थे, ताया अब्बा, ताया अब्बा। वो वहशत से उन्हें झंझोड़ने लगी। जफर दौड़ते कदमों से एक तरफ आया था। बड़े साहब, या अल्लाह, वो आपको पुकार रहे थे, आप सुन नहीं रही थी। उसने परेशानी से हया को देखा, फिर गड़बड़ा कर चेहरा नीचे कर लिया। उनको गाड़ी से टक्कर लगी है जफर। ओ खुदाया, वह मुझे बचाते बचाते। शिद्दत जज्बात से वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। अपने हाथ उसने ताया अब्बा के माथे से उबलते खून पे दबा कर रखे तो लम्हे में हाथ गीले सुर्ख हो गए। ताया बंद होती आंखों से नकाहत से सांस ले रहे थे। वो आपको आवाज दे रहे थे, आप आगे से नहीं हटी तो वो। जफर उसे पेश आने वाला वाक़या बता रहा था, मगर उस वक्त यह सब गैर जरूरी था। बेमुश्किल उसने हवास मुतजम्मा करके सोचना चाहा कि सबसे पहले उसे क्या करना है। उनका खून बह रहा है, फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है, क्या करूं? उसने परेशानी से कहते हुए इधर उधर देखा। जफर उससे अभी भी ज्यादा हवास बाख्ता लग रहा था। ऑफिस बिल्डिंग भी बंद हो गई थी। ना होती तब भी ये जगह बिल्डिंग की पुश्त पे थी। आसपास कोई नहीं था जिसे मदद के लिए बुलाया जाती। जाओ देखो, गाड़ी में कोई कपड़ा है तो ले आओ। पहले उसका खून रोकना है, फिर अस्पताल ले चलते हैं। पता नहीं जी, आपकी गाड़ी है, किधर रखा होगा आपने। वो देखकर वापस आया और शदीद बदहवासी के आलम में भी अपने कदमों को देखते हुए बताया, ओ खुदाया, मैं क्या करूं? उसने गर्दन इधर उधर घुमाई। उसका स्याह पर्स सीढ़ियों के करीब गिरा पड़ा था। जफर, उसने पुकारा, मगर वो नीचे देखता रहा। जफर, मेरी बात सुनो, वो दबी दबी चिल्लाई। पहले तुसी मुंह ते ढको। वो हकला रह गया। अफ़्फ़ो, मेरी बात सुनो, जाओ मेरा पर्स उठा कर लाओ। कहने के साथ ही जफर उठा और भागकर उसका पर्स ले आया। पर्स में कुछ भी ऐसा न था। ताया की सांस की हल्की होती आवाजें वैसे ही सुनाई दे रही थीं। खुदाया, वो क्या करे? जख्म शायद बहुत बड़ा न था, मगर बुढ़ापे को पहुंचती उम्र में यूं गिरना बहुत तशवीशनाक था। ताया अब्बा, प्लीज आंखें खोलें, हम आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं, मगर प्लीज आंखें खोलें। ताया फुरकान ने जरा की जरा आंखें खोली और सर के इस बात से बताना चाहा कि वो ठीक हैं, फिर आंखें बंद कर दी। हाँ भाभी। वह उनका उबलता खून कैसे रोके? अबाया करने वाली लड़कियों को अक्सरियत की तरह वो अबाया के नीचे दुपट्टा नहीं लेती थीं, सो कुछ भी नहीं था कि ताया के जख्म पे रखती, शर्शादी। मगर नहीं। उसने तेजी से ताया के माथे से हाथ हटाया, अपनी स्टोल की पिन खींची और उसे सर से उतारा। केचर में जकड़े बालों का जोड़ा ढीला होकर गर्दन की पुश्त पे आ गिरा। चेहरे के गिर्द से लट्टें निकल कर इतराफ में झूलने लगी। ताया ने नीमो से उसे देखा। उसने सियाह कपड़े को जल्दी जल्दी गोल मटोल लपेट कर उसके माथे के जख्म पे दबा कर रखा। ताया ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। जफर, गाड़ी इधर ले आओ, उनको जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। उसने एक हाथ से ताया के जख्म को कपड़े से दबाया। सर उठाकर जफर को देखा। वो हक्का बक्का सा उसे देख रहा था। जफर, गाड़ी इधर लेकर आ, वो गुस्से से जोर से चिल्लाई। वो स्प्रिंग की तरह उछल कर खड़ा हुआ और गाड़ी की तरफ भागा। चंद लम्हों बाद वो दोनों ताया को सहारा देकर कार में डाल रहे थे। फरख कहाँ है? क्या वो घर पे था? कार में बैठते हुए उसे ताया के दूसरे नंबर के बेटे का ख्याल आया, जो हाउस जॉब कर रहा था। नहीं जी, फरख भाई की आज कॉल थी, वो अस्पताल में है। जफर ने कार स्टार्ट करते हुए बेचैनी से बैक व्यू मिरर में उसको देखा। ठीक है, अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। वो पिछली सीट पे ताया के साथ बैठी अभी तक उनके जख्म को स्याह कपड़े से दबाते हुए थी। मगर बाजी, आप ऐसे कैसे जाएंगे? जफर को ताया से ज्यादा उसकी फिक्र थी।
वो जो कहा है वो करो, तेज चलाओ गाड़ी। जफर चुप हो गया, मगर वो बेहद गैर आरामदा था। चंद ही मिनट बाद उसने कार गेट के सामने रोकी। हया ने चौंक कर उसे देखा, मगर अस्पताल के रास्ते में ही था, मगर उन्हें रोकना नहीं था। 1 मिनट बाजी में आया। जफर वो अचंभे से आवाजें देती रह गई। वो मगर गेट के अंदर जा चुका था। पूरा मिनट भी नहीं गुजरा जब वो वापस दौड़ता हुआ आया, ड्राइविंग सीट पे बैठा, दरवाजा बंद किया, एक दुपट्टा उसकी तरफ उछाला और कार स्टार्ट कर दी। ओह जफर, उसने जैसे थक कर नफी में सर हिलाया, फिर तयशुदा सफेद दुपट्टा खोला और लपेट कर सिर पे ले लिया। वो साइमा ताई का दुपट्टा था, वो पहचानती थी। ताया नीमुआ से उसे देख रहे थे। इतना वक्त दुपट्टे में जाया कर दिया तुमने। खैर थी जफर में ऐसे ही चली जाती। जवाब में जफर ने होले सर झटका। दो खानदानों में वक़्त डालकर अब हया बाजी कहती हैं कि मैं ऐसे ही चली जाती। ज़ेर-लब वो खफ़ी से बड़बड़ाया था। उसे एकदम ज़ोर से हंसी आई, मगर वो बेमुश्किल दबा गई। उस बदतमीज़ ज़फ़र को तो वो बाद में पूछेगी। फ़र्क अस्पताल में ही था। ताया को फौरी तौर पर दाखिल कर लिया गया। उन्हें कार से टक्कर नहीं लगी थी, बस उसे आगे धकेलते वो खुद भी तवाज़न बरकरार नहीं रख पाए थे। मुअम्मर आदमी के लिए गिरना ही बहुत तकलीफ़दह होता है। मगर फ़र्क का कहना था कि इतनी तशवीश की कोई बात नहीं, मामूली चोटें हैं, ठीक हो जाएंगी। एक तो पता नहीं इन डॉक्टर्स को इतने बड़े पैमाने पर चीर-फाड़ करने के बाद भी अच्छे खासे ज़ख्म भी मामूली लगते हैं। घर फ़ोन मत करना, अभी सब खामखा परेशान हो जाएंगे। वैसे भी टांके लगवा कर उनको घर ले जाएंगे, और तुम्हें तो चोट नहीं आई। फ़र्क उसे तायाबा के हालात के बारे में बताने के बाद मुड़ने लगा, तो एकदम जैसे उसे ख्याल आया। नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू। उसने नहीं बताया कि उसका दायां घुटना और पाँव दुख रहा है। वो जहान सिकंदर की बीवी थी। इतने मामूली जख्मों को लेकर क्यों परेशान होती। जहान पता नहीं वो कहाँ था। उसने कब बताया कि वो किधर जा रहा है। उसका जहन फिर उसी नहश पे भटकने लगा था। तभी फरख ने कहा, तुम जफर के साथ घर चली जाओ, अबा खैरियत से हैं। उसने शाइस्तगी से पेशकश की थी। एक ज़माने में वो साइमा ताई के बेकौल उसको पसंद करता था, मगर जब से वो तुर्की से आई थी, उसके पर्दे के बायस या फिर जहान की आमद के बायस वो मोहतात हो गया था। मैं ताया को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मैं तुम लोगों के साथ ही जाऊंगी। फरख गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। अब्बा को उसने वहीं से कॉल करके इतला दे दी थी। यह भी कह दिया था कि अभी किसी को मत बताएं। जीशान अंकल अब्बा के साथ ही घर पे थे। उन्होंने अब्बा को बताया था कि हया सुबह उनके ऑफिस आई थी, मगर जल्दी वापस चली गई थी। उसने बेख्तियार माथे को छुआ। क्या वो आज का ही दिन था। यूं लगता था कि उसकी बात को सदियां बीत गईं। ओह अब्बा, उनसे माजरत कर लें, मुझे कुछ काम याद आ गया था। फिर उन्होंने उन दोनों को वलीद के मुतल्लिक बताया। वो कोई छोटी बात तो नहीं थी। इक़दाम कत्ल था, और जद में तय फुरकान असगर भी आए थे। अब्बा का गम और गुस्से से बुरा हाल था। उसने उन्हें खुद आने और घर में किसी को भी बताने से मना कर दिया कि वो लोग बस वापस आ ही रहे थे। रात अभी ज़्यादा गहरी नहीं हुई थी जब वो फ़र्क और ज़फ़र के साथ ताया अब्बा को घर लेकर पहुंचे। ताया चल सकते थे, मगर सहारा लेकर। एक तरफ से उनको फ़र्क ने सहारा दे रखा था, दूसरी तरफ से हया ने उनका बाजू थाम रखा था। घर के दाखिली दरवाजे पे वो बेख्तियार रुकी। एकदम से बहुत कुछ याद आया था, तो वो तो उस घर में दाखिल नहीं हो सकती थी। चलो हया, मैं ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता। ताया ने नकाहत भरी आवाज़ में उसे जैसे उकता कर डांटा था। उनकी आंखों में बहुत सा पानी जमा होने लगा। बेमुश्किल जी कहकर वो उनके हमरा चौखट के अंदर आई। लाउंज में बैठे तमाम अफराद चौंक कर खड़े हुए। उसने सिया अबाया पे सफ़ेद तारों वाले दुपट्टे से तिरछा सा नकाब ले रखा था। एक वो रात थी जब उसी जगह से ताया ने उसे सबके सामने बेइज्जत करके निकाला था। और एक आज की रात थी जब वो उस हालत में उस घर में दाखिल हुई थी कि उनका हाथ ताया ने पकड़ रखा था। ताया का बेटा उनके साथ था, और जिस दुपट्टे से नकाब ले रखा था वो साइमा ताई का था। क्या हुआ फरक। हया, साइमा ताई, सोनिया भाभी, इरम सब परेशानी से दौड़े चले आए। फरक सबके सवालों के जवाब दे रहा था। वो बस खामोशी से ताया को सहारा देकर उनके कमरे तक लाने में मदद दे रही थी। ताया अब्बा ने बेड पे लेटने तक उनका हाथ थामे रखा था। सारे घर वाले परेशान और मुतासिफ से उनके गिरद जमा हो चुके थे। ताया लेट गए तो उसने नरमी से अपना हाल अलहदा किया और उनका तकिया दुरुस्त किया। तब उन्होंने पूछा, कैसे हुआ ये सब। साइमा ताई परेशानी से पूछ रही थी। वलीद लगारी ने हमें कार से टक्कर मारी थी, वो भी जानबूझकर। कौन वलीद लगारी। इरम जरा हैरत से चौंकी। कंपनी में हमारा शेयर होल्डर है, उमेर लगारी का बेटा। ताया की गर्दन तले तकिए रखते वो सब के सवालों के जवाब दे रही थी। चूंकि वो उस कमरे में थी, इसलिए फर्क खुद ही वहां से चला गया था। हया, पानी। सबको छोड़कर उन्होंने उसे मुखातिब किया। वो तेजी से बाहर निकली। किचन में आकर पहले खुद पानी पिया, फिर उनके लिए पानी ले आई। बेटा तुम्हारी शाल। उन्होंने गिलास लेते हुए नकाहत ज़दा लहजे में एक लफ्जी इस्तफसार किया। शाल से मुराद उसकी स्टोल थी। उसने समझकर इस बात में सर हिला दिया। वो मैंने रख ली ताया अब्बा, इस्तेमाल की नई स्टोल ले लूंगी, मगर उसे आप
अपने पास रखूंगी। फिर वो नम आंखों से मुस्कुराती और उनका हाथ पकड़ कर वहीं उनके पास बैठते हुए बोली, मैं उस स्टॉल को कभी नहीं दूंगी ताया अब्बा, इसमें बहुत कुछ है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। ताया अब्बा ने हल्के से मुस्कुराकर सर को इस बात में जरा सी जुम्बिश दी और आंखें मूंद लीं। साइमा ताई हिकदक के हाथ को देख रही थी जो हया ने अपने दोनों हाथों में थाम रखा था। उसकी शायद समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, और खुद हया शायद सारी जिंदगी उस कीमती लम्हे की वजाहत किसी को नहीं दे सकती थी, जो खामोशी से आया और थोड़े से खून का अखराज लेकर उसे उस सब का बहुत कुछ लुटा गया। खून जो वाकई पानी से घड़ा होता है। ताया सो गए थे। फुप्पो, सुलेमान साहब और साइमा ताई अभी वहीं थी। हम सबको जफर फौरन बुला लाया था। साइमताई, दावर भाई, सोनिया, बल्कि पूरा घर ही जाग रहा था। सब ताई के लिए परेशान थे। अब्बा का गुस्से से बुरा हाल था। वो अब हर मुमकिन तौर पर वलीद को गिरफ्तार करवाना चाहते थे और उसके लिए कोशिशें भी कर रहे थे। वो अब थक गई थी, सो वहां से उठ आई। किचन से गुजरते उसने देखा जफर चाय के बर्तन धो रहा था। उसे आते देखकर उसने मजीद सर झुका लिया। सुनो जफर, वो बाहर जाने से कबल एक लम्हे को रुकी। जफर ने सर झुकाए हुए जी कहा, जैसे आज वो उसे देख लेने पे भी अभी तक शर्मिंदा था। एक चीज़ होती है जिसे इमरजेंसी सिचुएशन कहते हैं, और यकीन करो हमें अल्लाह ताला को अपनी किसी भी सिचुएशन की वजाहत देने की ज़रूरत नहीं होती। वो हमारे हालात हमसे अच्छी तरीके से समझता है। उसकी शरीयत भले कितनी भी सख्त है मगर अंधी नहीं है। जफर ने समझने और न समझने के माबेन सिर इस बात में हिला दिया। कमरे में वापस आते ही उसने दरवाज़ा लॉक किया और पर्स से फ्लैश निकाली। लैपटॉप ऑन करके घुटनों पर रखा, बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। कमरे में रोशनी मध्यम थी, सो स्क्रीन उसके चेहरे को चमका रही थी। उसने वीडियो वहीं से शुरू की जहां से छोड़ी थी। 1 2 3 फिर कितनी ही दफ़ा उसने बार बार वो फिल्म देखी। फजर की अजान हुई। वो जैसे वो उसके हसार से निकली, उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। बार बार एक ही बात कि वो उसका कितना ख्याल रखा करता था। वो क्यों कभी ये न जान सकी कि नरम लहजे वाला मेजर अहमद ही जहान है। बस एक दफ़ा जब वो दोनों चांदी के मुजस्सिमों की तरह झील के किनारे बैठे थे, तब जिस तरह जहां नरमी से उसे समझा रहा था, उसे कुछ याद आया था मेजर अहमद का अंदाज। आवाज़ बेहद मुख्तलिफ थी सही, मगर उस वक्त उसे दोनों का अंदाज बिल्कुल एक सा लगा था। फिर भी वो न जान सकी। जब वो अगवा हुई थी तब होश खोने से कबल उसने फ़ोन कॉल की घंटी सुनी थी। वो जहान था जो उसे कॉल कर रहा था, ताकि वो अंदाज़ा कर सके कि वो किस कमरे में थी। फिर जब उसने किसी को उस रूसी का सर दीवार से मारते हुए देखा था, तब वो गनोदगी में डूबती जा रही थी। वो नहीं जान सकी कि वो वहीं था। उसके पास हमेशा की तरह एक फासले से उस पर नज़र रखे हुए, और हाल नूर उसके होटल में काम कर चुकी थी। तभी वो अब्दुर्रहमान पाशा के जिक्र पे इतनी पटखी हो जाती थी। सारी कड़ियां मिलती जा रही थी। जब तक आप ये बॉक्स खोलेंगी वो इस दुनिया में ना रहे, पिंकी ने कहा था, और तभी उसने जानबूझकर इस अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिनसे वो समझे कि डोली की जिंदगी बेयकीनी का शिकार है। वो अपने बारे में हर वक्त ऐसी बातें क्यों किया करता था, हर वक्त मौत के लिए, दुनिया छोड़ने के लिए। जहान सिकंदर ऐसा क्यों था? और अब वो कहाँ था? एकदम वो चौंक कर उठी। हाँ भला अब वो कहाँ है? वो ये वीडियो तो पुरानी थी, इसमें बहुत सी चीज़ों को वजाहत नहीं थी, मगर यह सब उस वक्त बेमानी था। अहम ये था कि वो इस वक्त कहाँ था। उसने फ़ोन निकाला और उसका हर वो नंबर डायल किया जो वो जानती थी, मगर सब बंद थे। शायद फुप्पो को कुछ इल्म हो। वो उठी, वजू करके पहले नमाज पढ़ी, फिर बाहर चली आई। दायां पाँव टखने और एड़ी के करीब से बहुत दर्द कर रहा था। शायद मोच आई थी, मगर अभी पट्टी बांधने का मतलब अम्मा अब्बा को उसे तुर्की जाने से रुकने का बहाना देना था। पप्पू अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी। वो उनके करीब काउच पे बैठकर उनको देखे गई। वो चेहरा हाथ में छुपाए दुआ मांग रही थी। शायद वो अपने बेटे की सलामती की मांग रही थी। उसका दिल जैसे डूब कर उभरा। अरे तुम कब से यहाँ बैठी हो, पता नहीं चला? चेहरे पे हाथ फेर कर उन्होंने सर उठाया तो उसे देखकर जैसे खुशगवार हैरत हुई। आपसे कुछ बात करनी थी फूफो, वो बोली तो उसकी आवाज़ मध्यम थी। कि आप जानती हैं जहान किधर है? वो मुझे नहीं कभी बता कर जाया करता, मगर वो ज़रा रुकी। जाने से पहले उसने कहा था कि उसने तुम्हें बता दिया है कि वो कहाँ जा रहा है। अच्छा, उसने अचंभे से उन्हें देखा। फिर उसने किसी और से भी यही बात कही थी, मगर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। कि कहते कहते वो एकदम रुकी। एक झमाके से उसे याद आया लंदन। वो कितनी ही दफ़ा लंदन जाने की बात कर चुका था। वो लंदन में था, यकीनन वो वहीं था। ओह, उसने वाकई मुझे बताया था। उसने जैसे अपनी कमकली पे अफसोस से सर मारा, मगर उससे ये नहीं बताया था कि वो कब वापस आएगा। कह रहा था एक आखिरी काम है, फिर वो तुर्की छोड़ देगा। पुप्पो एहतियात से अल्फाज का चुनाव कर रही थी, जैसे उन्हें अंदाजा ना था कि वो कितना जानती है। मुझे जाना है इस्तांबुल क्लियरेंस करवाने में। ये काम करके उसे ज़रूर ढूंढूंगी पुप्पो, आप देखिएगा, मैं उसे वापस ले आऊंगी। हया, अल्लाह पर तवक्कल करो और आराम से बैठकर इंतजार करो, वो आ ही जाएगा। नहीं पुप्पो, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाना तो कल नहीं तो हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाना तो कुल नहीं सुस्ती होती है। मैं उसको ढूंढने ज़रूर जाऊंगी। वो खड़ी हुई और सते हुए चेहरे के साथ ज़रा सा मुस्कुराई। हर दफ़ा वो मेरे पीछे आया करता था, एक दफ़ा मैं चली जाऊंगी तो इसमें बुरा क्या है?
जाते जाते वो एक लम्हे को रुकी। फुप्पो और ताया लोगों ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। फुप्पो के चेहरे पे तासरात उभरी, फिर जैसे उन्होंने समझकर सर झटका। ये जहान ने कहा होगा तुमसे, पता नहीं मेरा बेटा इतनी पुरानी बातें क्यों याद रखता है। तुम उसको मत सुनो, वो ऐसे ही कहता रहता है। अगर उसे कुछ पता चले कि आपने ये कहा तो क्या कहेगा। वो कहेगा मेरी मम्मी को मत सुना करो, वो ऐसे ही बोलती रहती हैं। वो हल्के से मुस्कुरा दी। उसे यकीन था जहान फुप्पो के बारे में कभी कुछ ऐसे नहीं कह सकता था।